मुझे नहीं लगता कुछ भी बताने की जरूरत है, सबको पता है क्या हुआ है। कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आ चुका है, सॉरी कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का ट्रेलर आ चुका है। इसका जो पहला पार्ट था वो 2022 में आया था और अब ये उसका सेकंड पार्ट है, लेकिन टेक्निकली ये उसका प्रीक्वल है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर कांतारा का जो पार्ट 1 था जो कि 2022 में रिलीज हुआ था वो जहाँ पर एंड हुआ था, हमें एंड में यही दिखाया गया था ना कि यहाँ पर शिवा के बेटे को भी स्टोरी ही सुनाई जा रही है शिवा की। एंड अब तुमको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कांतारा अ लेजेंड क्यों है। लेजेंड का मतलब होता है दंत कथा, और यहाँ पर अगर तुम कांतारा मूवी के अंदर नोटिस करोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी को कहानी ही सुना रहा है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि यहाँ पर दैव असल में है या नहीं, मैं सिर्फ तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट्स अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑफ ऋषभ शेट्टी, और उन्होंने यही वे ऑफ स्टोरी टेलिंग क्यों चुनी, क्योंकि यहाँ पर हम सबको पता है एंड ऋषभ शेट्टी ने भी अपने कई सारे इंटरव्यूज में बोला है कि उन्होंने दैव की कहानियां सुनी है अपने बड़ों से। एंड आई एम 100% श्योर कि तुमने भी अपने कुल देव या फिर कुल देवता की कहानियां अपने बड़ों से ही सुनी होंगी। 1 मिनट हो चुका है और अभी तक मैंने इसके ट्रेलर के ऊपर बात करना शुरू भी नहीं किया। तो देखो, अगर तुम्हें इसके ट्रेलर का ब्रेकडाउन ही सिर्फ और सिर्फ देखना है तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तुम वहां जाकर देख सकते हो इस वीडियो में आगे जाकर। लेकिन देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब कांतारा अ लेजेंड रिलीज हुई थी 2022 में, तब उसके क्लाइमैक्स को लेकर इतनी ज्यादा हाइप थी कि बाकी पूरी मूवी को लोगों ने इग्नोर कर दिया, और जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ शेट्टी की एक्चुअल फिल्म मेकिंग टेक्निक्स और उनकी स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक्स है वो वहीं पर हमें देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो ऋषभ शेट्टी उसी गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये देव के सारे रिचुअल्स होते हैं, फॉलो किए जाते हैं, भूता कोला ये सारी चीजें, तो उनकी भक्ति भी यहाँ पर मूवी की हर फ्रेम में देखने को मिलती है। एंड आई वॉन्ट टू डिकोड इट फॉर यू एंड माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज कांतारा इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस। एंड अपने एक्सपीरियंस को डिकोड करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसी से तो तुम नई नई चीजें सीखते हो, अपने एक्सपीरियंस को डिकोड करने से ही। ओके, तो 2 तरीके से डिकोड करते हैं। एक तो यहाँ पर ऋषभ शेट्टी ने अपने कितने प्योर भक्ति भाव से इस मूवी को बनाया है, पहले तो वो ले लेते हैं, और फिर फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करेंगे, उसमें क्या हिडन मीनिंग्स और हिडन डिटेल्स छुपा कर रखी है उसके ऊपर। एंड आई वांट टू ऐड वन थिंग ऑल्सो कि कैसे इस मूवी के अंदर एक छोटी से छोटी कहानी का भी एक मतलब है। अगर कोई कैरेक्टर कैजुअली भी ऐसे एक कहानी सुना रहा है तो उस कहानी के कैरेक्टर्स भी मूवी में दिखाए गए हैं, जो कि आप लोगों ने शायद मिस कर दिए होंगे। तो आओ फिर बात करते हैं डिटेल में। अब तुम कहोगे कि वो कैसे, तो देखो, इस फ्रेम को दिखाया जा रहा है तो इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये राजा एक्सीडेंटली यहाँ पर दैव के पास पहुंचा है। फिर भी अगर इस फ्रेम में आप नोटिस करो तो यहाँ पर राजा के पाँव में उनके जूते नहीं है, बल्कि यहाँ पर जब वो आ रहे थे घोड़े के ऊपर तब उनके पैर में जूते थे, उतारते भी नहीं दिखाया। पर इतना तो ऑडियंस को ये समझना है कि किसी भी रिलीजियस जगह पर जूते नहीं पहने जाते, ये तो ऑब्वियस ही बात है। और बाकी सारे सीन्स में भी इस चीज का पूरा ध्यान दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर भी दैव फ्रेम में है वहां पर जो कैरेक्टर्स है उन्होंने बिल्कुल भी जूते नहीं पहने हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो क्लाइमैक्स के अंदर जब यहाँ पर शिवा के अंदर गुलिका देव प्रवेश करते हैं और वो अन्न मांगते हैं, तब जो गांव वाला यहाँ पर एक बोरी में चावल लेकर आता है वो तक यहाँ पर अपने जूते उतार कर आता है उनके सामने। एंड द ओनली पर्सन जो कि देव के सामने जूते पहनकर खड़ा था वो था साहेब, और जिसको कि मार भी दिया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर साहेब के गुंडे। अब देखो, इस सीन के अंदर इस आदमी के हाथों की जो मूवमेंट है उस पर ध्यान दो। क्या ये बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि क्राउड कंट्रोल में गलती हुई है? ये साफ साफ दिख रहा है कि ये इंटेंशनल है। और आगे चलकर हमें गांव में एक मुस्लिम आदमी भी दिखाया जाता है जब शिवा बड़ा हो जाता है। और ये वाला जो सीन है ये तब का सीन है जब यहाँ पर शिवा के पिताजी यहाँ पर गाँव में भूता कोला किया करते थे। मतलब देख रहे हो हाउ ब्यूटीफुली ऋषभ शेट्टी शोज की यहाँ पर जो भूता कोला का कार्यक्रम है उसको गाँव के मुस्लिम लोग भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यूजुअली यहाँ पर इंडिया के कई सारे गाँव में और शहरों के कई सारे एरियाज में ऐसा होता भी है कि जो हिंदू कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनको दूसरे धर्म के लोग जो कि यहाँ पर आस पास में रहते हैं वो सारे मिलकर देखने आते हैं। बस अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सोशल मीडिया पर जो नेगेटिविटी फैली है उसको मेरे इस वीडियो के साथ कनेक्ट मत कर देना तुम लोग, और ऐसे कमेंट मत करने लग जाना जैसे कि मैं कोई बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोल दिया हूँ। ये एक छोटी सी डिटेल थी जो कि मैंने यहाँ पर नोटिस करी और तुमको बताने का मन किया तो बता दिया। एंड यार ये भी समझो कि ऋषभ शेट्टी हर एक चीज जो यहाँ पर भूता कोला से जुड़ी है वो इस मूवी में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एंड इस बात पर खास ध्यान देना, उनके गाँव में जो भूता कोला होता है उससे जुड़ी, मतलब समझ रहे हो, इस गाँव में जब भूता कोला हो रहा है तो वो पूरा जो एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है वो कितना नेचुरल फील होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी भी कोई इवेंट होता है ना, स्पेशली जो धार्मिक गरबा वगैरह होता है उसमें जो भीड़ लगी होती है उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पाँव दुखने लगते हैं। तो इस सीन के अंदर ऐसा दिखाया है। और जब कोला शुरू होने वाला होता है ना उससे पहले हमें यहाँ पर एक वृद्ध महिला
का सीन दिखाया जाता है और वही महिला यहाँ पर पूरी फ्रेम में है। यू नो व्हाई? देखो सबकॉन्शियसली हम सब ये जानते हैं कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी कुछ ज्यादा ही आस्था होती है यहाँ पर वहाँ की स्टोरीज में, क्योंकि उन्होंने वो बचपन से सुनी है और अपनी पूरी मुश्किलों से भरी जिंदगी के अंदर उनकी एक ही उम्मीद थी, उनकी स्टोरीज, उनके भगवान। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने अगर ऐसा कोई रीति रिवाज रिचुअल्स होते हैं तो जो उनकी भक्ति की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत प्योर और एकदम ज्यादा भक्तिमय होती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब तुम्हें ये बिल्कुल ही सिंपल चीज लग रही होगी, लेकिन सबकॉन्शियसली ये मूवी के अंदर वर्क करता है। भूताकोला होने से पहले एक वृद्ध महिला का ये भक्तिमय वाला सीन। और अगर आप नोटिस करो तो जैसे कि इस मूवी के अंदर हमें 3 टाइमलाइंस दिखाई गई है, नहीं वो है तो 4, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो 3 टाइमलाइंस है उनमें जो भूताकोला करने वाले लोग होते हैं ना, यानी कि जो नर्तक होते हैं, भले ही कोई सी भी टाइमलाइन चल रही हो, यहाँ पर पूरे गाँव में वो नर्तक अपने माथे के ऊपर तिलक लगा कर रखते हैं। ये देखो 1847 के राजा के जमाने के नर्तक, और ये है यहाँ पर शिवा के फादर जो कि 1970 में यहाँ पर नर्तक थे गांव में। और उसके ठीक 20 साल बाद यानी कि 1970 में जब यहाँ पर शिवा बड़ा हो चुका है, जो कि यहाँ पर फादर नर्तक थे लेकिन वो नर्तक नहीं है उसकी बैड हैबिट्स की वजह से, तो उसके चाचा का लड़का गुरुआ नर्तक है और वो भी तिलक लगा कर ही रखता है। और क्या आपने पूरी मूवी के अंदर यहाँ पर शिवा का कैरेक्टर जब भी चिल्लाता है तो क्या उसकी आवाज में, उसकी जो चिल्लाने की जो आवाज है उसमें एक ऑडनेस नोटिस करी कि वो बिल्कुल अपने फादर की तरह ही चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पर अभी ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर उसके फादर एक काफी काम पर्सन दिखते हैं जैसे वो स्टोरी सुना रहे थे, और जब उसके अंदर उनके अंदर गुलिका देव आते हैं तभी वो ऐसे चिल्लाते हैं। एंड आई एम सॉरी, चिल्ला तो उनका बेटा शिवा रहा था, उनके फादर जो यहाँ पर इस नृत्य के दौरान कर रहे थे उसको गग्गरा बोलते हैं, जो कि हमें मूवी के अंदर भी बताया गया है। तो क्या यहाँ पर ऋषभ शेट्टी का इंटेंशन अपने कैरेक्टर में ये गग्गरा डालने का ये था कि हमें ऐसा लगे कि ये शिवा जो है ये नर्तक के परिवार से है और यहाँ पर भगवान गुलिगा और पंजुर्ली का इसके ऊपर प्रभाव है। एंड अगर थोड़ा और डीप में सोचे तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि स्पेशली यहाँ पर गुलिगा देव का ज्यादा प्रभाव है शिवा के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पर कर्नाटक की हिस्ट्री में हमें ये मालूम पड़ता है कि जो गुलिगा देव है ना, उनकी वृत्ति बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें देव ऑफ डिस्ट्रक्शंस माना जाता है, यानी कि वो नुकसान ही करते हैं हमेशा, और इसीलिए यहाँ पर रक्षा करने वाले देव यानी कि पंजुर्ली और गुलिगा देव को साथ में रहना पड़ता है। इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो कि यहाँ पर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर पंजुर्ली देव का इतना ज्यादा असर शिवा के ऊपर शुरुआत में नहीं था, इसलिए वो हमेशा यहाँ पर विनाश के मोड में ही रहता था, यानी कि वो कोई भी काम सही से तो करता ही नहीं था, उसकी वृत्ति बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेकिन जब एंड में यहाँ पर उसने गांव वालों को बचाया, जब यहाँ पर गुलिका देव ने उसके अंदर प्रवेश किया था और फिर उसकी वृत्ति जो थी वो सही हुई और वो योग्य बना कि यहाँ पर पंजुर्ली देव उसके अंदर प्रवेश कर सके। एंड शिवा की इस योग्य बनने वाली पूरी जर्नी को काफी एक्यूरेटली दिखाया है उनके फादर के इमोशन के साथ साथ। और क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर गुलिका देव का प्रवेश करने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर जो शिवा है वो गुलिका देव का जो वो पत्थर होता है ना, जो कि राजा के जमाने से वहीं पर पड़ा है, उससे शिवा का सर टकराता है और इसीलिए गुलिका देव उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो इतने सालों बाद यहाँ पर गुलिका देव रूपी जो वो पत्थर था वो यहाँ पर जमीन में धंस गया था, तो उन्होंने यहाँ पर काफी स्मार्टली ये दिखाया है कि फॉरेस्ट वालों ने खुदाई करवाई थी गाँव में जमीन को ऑक्यूपाई करने के लिए। एंड जिस तलवार से यहाँ पर शिवा साहेब को मारता है वो तलवार किसकी थी वो भी अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा, वो राजा की, जिसने की दैव को देखते ही अपना शस्त्र त्याग कर दिया था। देखो साहेब मरा भी तो अपने एंसेस्टर्स की तलवार से ही, वो उसकी ग्रेट ग्रैंडफादर ही होंगे वो राजा, क्योंकि इतना ज्यादा गैप भी नहीं है यहाँ पर 1847 और यहाँ पर 1999 में। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो यहाँ पर शिवा के रूप में गुलिका दैव जब यहाँ पर उस तलवार को उठाते हैं तब उस तलवार में कोई मयान नहीं होती, लेकिन जब राजा ने उस तलवार को गिराया था तब वो मयान के साथ ही थी। तो अब क्या इसका मतलब यह है कि गांव के अंदर ऐसी सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, यानी कि गुलिका देव को आना पड़ा है संहार करने के लिए। डैम अगर सोचने जाओगे तो बहुत सारी लेयर्स है इस कांतारा अ लेजेंड मूवी के अंदर, लेकिन अभी हम इतना ही रखते हैं और वो जो कहानी के महत्व वाली बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी ना, वो यहाँ पर एंडिंग में बात करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं इसके ट्रेलर का ब्रेकडाउन। ओके, तो ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक बच्चे की आवाज में, जो कि वो ये कह रहा होता है कि मेरे पिताजी यहीं पर क्यों अदृश्य हुए। तो ट्रेलर की ये स्टार्टिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांतारा मूवी
मूवी के एंड में जो हमें दिखाया गया था ना, वो चौथी टाइमलाइन जहाँ पर कि शिवा भी दैव बनकर गायब हो गया था जंगल के अंदर एंड लीला प्रेग्नेंट थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शिवा के बेटे को यहाँ पर शिवा की कहानी सुनाई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से कहानी स्टार्ट होगी और फिर जाएगी कहानी इतने सालों, इतने हजारों वर्षों पीछे। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया यहाँ पर कांतारा चैप्टर 1 की स्टोरी बेस्ड होने वाली है यहाँ पर साउथ इंडियन डायनेस्टी जो की थी यहाँ पर, जिसका नाम था कदम्बाज और जिन्होंने की रूल किया था कर्नाटक और गोवा में यहाँ पर 4वीं सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी सीई तक। और हिस्ट्री में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो ये कदम्बा डायनेस्टी थी ना, वो यहाँ पर अपने मसालों के लिए काफी ज्यादा ही फेमस थी दुनिया भर में और वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए मसालों का व्यापार करते थे। और एग्जैक्टली वही हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिलता है। इस सीन में देखो यहाँ पर कोई सैनिक यहाँ पर एक वासी कांतारा वासी को घसीटते हुए लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर उसके बैग में से मसाले का इलायची या लौंग वगैरह ही गिर रही है। ये वही है ना? मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे बताओ कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। और इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर एक डायलॉग भी सुनने को मिला था कि एक कैरेक्टर ये डायलॉग बोलता है कि कांतारा के लोग बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं। और अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं हो रहा ना कि कांतारा आखिर है क्या, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर तो कांतारा जगह का नाम है, लेकिन इसका मीनिंग होता है जंगल, यानी कि जंगल में रहने वाले लोग वही कांतारा के लोग। अब इन सारी चीजों से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि ये जो कांतारा के लोग है ना, वही ये मसाले बनाते हैं और ये जो राजघराना है वो यहाँ पर इन्हें दुनिया भर में बेचता है। यानी कि ये राजघराना कांतारा के लोगों के मसाले और यहाँ पर दुनिया भर के लोगों के बीच में एक कड़ी है। लेकिन अभी यहाँ पर कांतारा के लोग और राजघराने के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह तो यहाँ पर दैव तो होंगे ही, उनके दैव को हथियाने की कोशिश की जाएगी या फिर उनके दैव को अपमानित किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कांतारा के लोग यहाँ पर इस राजघराने से लड़ेंगे। लेकिन एक और बड़ी वजह ये मसाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस ट्रेलर के अंदर तो। और इसी से रिलेटेड हमें एक और डायलॉग भी सुनने को मिलता है ना, और अब मुझे ये लगता है कि ये राजघराने के किसी आदमी का नहीं, बल्कि यहाँ पर ये कांतारा के किसी आदमी का है, जो कि ये कहता है कि अब से तीसरा हिस्सा यहाँ पर सीमा पार नहीं रखेंगे। अब 2 वजह तो मैंने बता दी कि यहाँ पर क्यों राजघराने और यहाँ पर कांतारा के लोगों के बीच में युद्ध होगा। अब तीसरी वजह मुझे ऐसा ये लगता है कि तीसरी वजह हो सकती है यहाँ पर राजघराने की राजकुमारी, जो कि यहाँ पर कांतारा के जो लोग है उनका जो हेड है अपने ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर, उनके प्रेम में पड़ जाएंगी। और यही रीजन होगा कि यहाँ पर जो ये गुलशन देवैया का कैरेक्टर है वो यहाँ पर युद्ध छेड़ देगा कांतारा वासियों के लिए। और हमें ये भी सुनने को मिलता है ना कि यहाँ पर कांतारा के रक्त से मैं अपने जो राज्य पर जो कलंक है उसको साफ करूंगा। अब जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर होने वाला है मूवी के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि उनका डबल रोल होने वाला है, एक पंजुर्ली देव के रूप में और एक गुलिका देव के रूप में। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जो कांतारा के लोग है ना, उनका जो डायरेक्ट प्रोटेक्टर है वो तो पहले ही पैदा हो चुका है। यहाँ पर ये जो शेर वाला पूरा सीन है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है जो कि है इनका प्रोटेक्टर। और इन्हीं के अंदर पंजुर्ली देव प्रवेश करते हैं और यहाँ पर गाँव वालों की रक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो एंड में हमें ये दैव दिखाए गए हैं ना इस गुफा के नीचे, जिनको कि ब्रह्म राक्षस कहकर भी बुलाया जा रहा था कि कांतारा के अंदर मत जाना, वहां पर ब्रह्म राक्षस है, तो इन्हीं की बात हो रही थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है ना, ये एक नॉर्मल इंसान होगा जिनके अंदर की पंजुर्ली देव प्रवेश करते होंगे। और जब यहाँ पर गुलशन देवैया का कैरेक्टर यहाँ पर सारे कांतारा वासियों को मारने लगेगा और युद्ध में भी यहाँ पर अपना ऋषभ शेट्टी का ये कैरेक्टर हार जाएगा, तब यहाँ पर इन कांतारा वासियों को जरूरत पड़ेगी गुलिका देव की, और जो कि गुलिका देव रहते हैं इस खड्डे के अंदर। और इसलिए हमें ट्रेलर के एंड में ये सीन दिखाया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो गूसबम मूवमेंट होगा जैसा कि कांतारा की पार्ट 1 में था। और फिर एंड में गुलिका और पंजुर्ली मिलकर यहाँ पर ये जो गुलशन देवैया का कैरेक्टर और उनकी जो पूरी आर्मी है उसका संहार करेंगे। और उसके कुछ ग्लिम्स हमें देखने को भी मिलते हैं, वो पूरा आग में पंजुर्ली देव का रूप, यहाँ पर वराह रूप। भाई एक विजुअल ट्रीट होने वाली है ये मूवी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको बड़े पर्दे पर देखने के लिए। और ये जो ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का जंप मारने वाला सीन है ना, और ऊपर चांद दिख रहा है और एक होल में से इस पूरे सीन को शूट किया गया है, ऐसा लग रहा है यही वो होल है जिसके अंदर की गुलिका देव रहते हैं। एंड यारो इस जगह को लेकर मेरे पास एक थ्योरी है या फिर एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर जैसे कि हमें कांतारा में देखने को मिला था ना कि यहाँ पर जो शिवा के पिताजी है और खुद शिवा है, वो दोनों मिलकर यहाँ पर इसी जगह पर गायब हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ ये जो पूरा गड्ढा है वो भर गया होगा और ये जगह इतनी स्पेशल है कि यहाँ पर जो दैव है वो गायब हो जाते हैं और नीचे गुफा में चले जाते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, अब ये 100% सही होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह की जो खासियत है ना, वो इसी वजह से है कि नीचे गुलिका देव वास करते हैं। और ये फोरशैडोइंग भी अच्छी है कि यहाँ पर गुलिका देव जमीन के नीचे इसलिए रहते हैं कि यहाँ पर वो छुप कर रहते हैं, क्योंकि वो फुल ऑन डिस्ट्रक्शन मोड वाले देव हैं, यानी कि वो जब भी आते हैं तब विनाश भी करते हैं। वो अब वो अच्छे सेंस में करते हैं वो तो है, लेकिन विनाश तो विनाश होता है ना। एंड जो पंजुर्ली देव है वो ऑल एंड ऑल प्रोटेक्टर है, इसलिए वो यहाँ पर जमीन के ऊपर रहते
हैं। एंड ये जो ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का जेल तोड़कर बाहर आने वाला सीन है ना, ये सारे सीन से यहाँ पर मुझे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की याद दिला रहे हैं। अब मैं बिल्कुल भी कंपेयर या फिर कॉपीड नहीं बोल रहा हूँ, और कॉपीड तो बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा तो कोई सीन था भी नहीं और मुझे याद भी नहीं पड़ रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी हिस्टोरिकल मूवी के अंदर ये जो ऐसा फन है ना, उसको नेल डाउन करने में काफी मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ पर इस जमाने के जोक्स तो नहीं मार सकते ना आदि पुरुष की तरह। तो देखते हैं कि इस मूवी के अंदर जो ये ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के फन मूवमेंट्स होंगे ना, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो अब देखो भाई लोग, ट्रेलर को देखने के बाद मुझे जितनी भी सारी चीजें समझ में आई वो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हें और कुछ ज्यादा समझ में आया हो तो तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। इस मूवी को लेकर तो भाई एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पर इन्होंने कांतारा का पार्ट 2 नहीं लाया, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर प्रीक्वल में चले गए और उन्होंने यहाँ पर कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि इसके कई सारे चैप्टर्स और भी हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर ये चैप्टर्स कहाँ तक जाते हैं। अब देखो ट्रेलर का ब्रेकडाउन तो हो गया, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर 2022 वाली कांतारा के ऊपर आते हैं। और जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि हर कहानी का महत्व इस मूवी के अंदर है, तो देखो जब यहाँ पर कांतारा मूवी के अंदर शिवा और उसके दोस्त यहाँ पर सुअर का शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं जंगल के अंदर रात में, तब यहाँ पर ये जो रामपा का कैरेक्टर है वो यहाँ पर एक कहानी सुना रहा होता है कि मेरे दादाजी और उस समय के जो राजा थे उन्होंने मिलकर यहाँ पर कई सारे सुअरों का शिकार किया था और एक टाइगर का शिकार भी किया था। और टाइगर हमें कांतारा चैप्टर 1 के इस ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या यही है? अब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बात कर रहा है वो जो राजा हमें यहाँ पर मूवी की शुरुआत में देखने को मिले थे ना, और इनका नाम है किंग गजेंद्र सिम्हा, और ये जो दादाजी का कैरेक्टर है रामपा का, उनका नाम है थनिया। और अब यहाँ पर ये जो दादाजी का कैरेक्टर ये वही है जिनसे कि यहाँ पर जो अपने राजा है वो दैव को मांगते हैं। और रामपा ने ये भी कहा था कि ये कहानी है 1850 की, और 1847 में हमें ये दिखाया गया था कि राजा जो है वो अपनी सुख शांति की तलाश में निकले थे। और अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि उन्हें 2-3 साल तो लगे ही होंगे यहाँ पर दैव तक पहुँचने में। तो आई थिंक यहाँ पर रामपा जो ये सारी बातें है ना वो फेक रहा है, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स है थनिया और राजा गजेंद्र सिम्हा वो रियल है, और वो वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिले थे। अब कितना स्मार्टली इन्होंने यहाँ पर उन सारे कैरेक्टर्स का नाम तक बता दिया, उन राजा का नाम तक बता दिया, और वो भी यहाँ पर 1990 में। अब भाई लोग तो इस वीडियो को यहीं तक रखता है, मेरे चैनल का सबसे ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया नहीं है। ओके, अब तुम्हें ये लॉन्ग वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।